हेलो एवरीवन, यू आर वेलकम टू अपेक्स लर्निंग। अपेक्स लर्निंग में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। आज की क्लास में हम हिस्ट्री का अपना अगला टॉपिक कवर करेंगे। और जैसा कि आप जानते हैं कि पिछली क्लास में हम मौर्य काल पढ़ रहे थे, ठीक है। तो मौर्य काल हमने जो है लगभग पूरा कर लिया था और हमने ये देखा था कि मौर्य वंश का जो अंतिम शासक है वो कौन रहे हैं, वृहदत्त। तो मौर्य वंश के अंतिम शासक वृहदत्त थे और वृहदत्त का ही एक सेनापति हुआ करता था जिसका नाम था पुष्यमित्र शुंग। तो इसी पुष्यमित्र शुंग ने मौर्य वंश का जो अंतिम शासक वृहदत्त की हत्या की और पुष्यमित्र शुंग ने जो है शुंग वंश की स्थापना की, ठीक है। और शुंग वंश एक जो है ब्राह्मण जो है वंश हुआ करता था और शुंग वंश ये भारत का पहला जो है ब्राह्मण वंश था। तो ये आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं। तो आज की क्लास में हमारा जो टॉपिक रहेगा पोस्ट मौर्यन पीरियड, मीन्स मौर्योत्तर काल हम पढ़ेंगे। मौर्योत्तर काल में आपका आता है, सबसे पहले हम पढ़ेंगे शुंग वंश के बारे में, ठीक है। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि शुंग वंश है 185 बीसी से लेकर 72 बीसी तक जो है ये मगध में जो है शुंग वंश चलता है, ओके। तो मौर्य वंश जो का अंत होने के बाद में नेक्स्ट जो वंश उभर के आता है मगध में वो शुंग वंश होता है और 185 बीसी से लेकर 72 बीसी तक का टाइम पीरियड ये रहता है शुंग वंश का। शुंग वंश है ये भारत का जो है सबसे पहला जो है ब्राह्मण वंश कहलाता है। तो भारत का सबसे पहला ब्राह्मण वंश कौन सा है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम में आता है। शुंग वंश को कहा जाता है। शुंग वंश है इसकी स्थापना किसने की थी, शुंग वंश की जो संस्थापक है स्थापना जो है पुष्यमित्र शुंग को माना जाता है। इन्होंने ही जो है वृहदत्त जो मौर्य वंश के अंतिम शासक थे उनकी हत्या करके जो है शुंग वंश की स्थापना की थी, ओके। तो शुंग वंश है, इस वंश के लोगों ने अपनी जो राजधानी पाटलिपुत्र जो है को नहीं बनाया, बल्कि जो है मौर्य जो वंश के जो है लगभग जो है राजधानी पाटलिपुत्र हुआ करती थी, लेकिन इन्होंने जो अपनी राजधानी पाटलिपुत्र को ना बनाकर इन्होंने जो अपनी राजधानी विदिशा को बनाया। और विदिशा जो है कहाँ पे पड़ता है, आपका मध्य प्रदेश में। तो शुंग वंश की नहीं इन्होंने अपनी राजधानी कौन सी बनाई, विदिशा मध्य प्रदेश में जो है जो आपका पड़ता है। फाउंडर कौन थे शुंग वंश के संस्थापक, जैसा कि हमने अभी देखा कि पुष्यमित्र शुंग ने ही शुंग वंश की स्थापना की थी। और पुष्यमित्र शुंग जो है ये शासन करते हैं शुंग वंश में 185 बीसी से लेकर 149 बीसी तक जो है ये शासक रहते हैं, ठीक है। तो शुंग वंश में जो है शासन करते हैं ये पुष्यमित्र शुंग। पुष्यमित्र जो शुंग है इनको भारत में बौद्ध धर्म का विनाशक भी माना जाता है। तो बौद्ध धर्म के ये विनाशक थे, बौद्ध धर्म को फॉलो नहीं करते थे, कट्टर ये हिंदू जो है धर्म को ये फॉलो करते थे, कट्टर हिंदू थे। तो पुष्यमित्र शुंग है इन्होंने जो है बौद्ध धर्म का विनाशक माना जाता है, क्योंकि इन्होंने जो है अपने काल में इसी के द्वारा मौर्य काल में जो लगभग बनी 84,000 जो है स्तूपों को इन्होंने नष्ट कर दिया था। तो जो बौद्ध धर्म के जो ये स्तूप थे 84,000 के लगभग है इनका विनाश किया था, इसलिए जो पुष्यमित्र शुंग को भारत में बौद्ध धर्म का विनाशक माना जाता है। पुष्यमित्र शुंग है इसी के शासनकाल में भागवत धर्म का उदय हुआ। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका ये। तो भागवत धर्म का जो उदय है वो पुष्यमित्र शुंग के ही शासनकाल में होता है और इसी के शासनकाल में वासुदेव विष्णु की उपासना जो है शुरू होती है, ठीक है। वासुदेव विष्णु की उपासना शुरू होती है पुष्यमित्र शुंग के ही टाइम पीरियड में। संस्कृत भाषा का सर्वाधिक विकास प्रचार प्रसार भी शुंग जो है काल में हुआ। तो इम्पोर्टेंट है ये भी, शुंग काल में ही जो हमारी संस्कृत भाषा है उसी का सबसे ज़्यादा विकास हुआ, सबसे ज़्यादा प्रचार प्रसार हुआ। और पुष्यमित्र शुंग है इसी के द्वारा 2 अश्वमेध यज्ञ करवाए जाते हैं। और ये जो अश्वमेध यज्ञ है इसका एक राज पुरोहित होता था जिसका नाम क्या था, पंतजलि। तो इसका जो राज पुरोहित होता था पंतजलि, इसी के द्वारा इसी ने ही जो है 2 अश्वमेध जो है यज्ञ इसी के द्वारा करवाया था पुष्यमित्र शुंग ने। तो यहाँ पे जो है पंतजलि के बारे में अगर यहाँ पे देखें, जैसा आप सभी जानते हैं कि भारत में योग की शुरुआत जो है इन्होंने की थी और इन्होंने इनकी एक प्रसिद्ध जो बुक है जिसका नाम है महाभाष्य। तो महाभाष्य ये संस्कृत व्याकरण की रचना इन्होंने जो है की है। महाभाष्य में संस्कृत व्याकरण की रचना पंतजलि ने योग की जो है शुरुआत करने वाले थे ये भारत में। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये जो है सारी चीज़ें आपकी शुंग वंश में होती है। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट जो यहाँ पे युद्ध या आक्रमण कह सकते हैं हम, इंडो ग्रीक, जो इंडो ग्रीक को बोलेंगे हिंद यूनानी, ठीक है। तो हिंद यूनानी का जो प्रथम आक्रमण जो है इसी के शासनकाल में हुआ था पुष्यमित्र शुंग के। तो इम्पोर्टेंट है पुष्यमित्र शुंग है उसी के शासनकाल में इंडो ग्रीक या फिर हिंद यूनानी जो है इनका आक्रमण हुआ था अपने भारत पे और हिंद यूनानियों को इसी ने फिर जो है पराजित किया था। तो पुष्यमित्र शुंग ने इनको पराजित किया, हिंद यूनानियों को, इंडो ग्रीक्स को। और फिर बाद में जो है इसका उत्तराधिकारी पुष्यमित्र शुंग का बनता है, इसी का पुत्र जिसका नाम है अग्निमित्र शुंग, ठीक है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है पुष्यमित्र शुंग के बाद में शुंग वंश के अगले शासक कौन बनते हैं, उनके पुत्र अग्निमित्र शुंग। अग्निमित्र शुंग के बारे में अगर यहाँ पे डिटेल में चर्चा करें तो इसके बारे में जानकारी हमें मालविकाग्निमित्रम जो है एक नाटक था उससे हमें मिलती है, ठीक है। और इसकी जो रचना किसने की थी, इस नाटक की रचना मालविकाग्निमित्रम। तो कालिदास है, इन्होंने जो है गुप्त काल में इस नाटक की रचना की थी,
तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये भी काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है। मालविकाग्निमित्रम जो नाटक है वो गुप्त काल में रचना करते हैं इसकी कालिदास, ठीक है। और ये किससे रिलेटेड है, ये अग्निमित्र जो शुंग है जो कि पुष्यमित्र शुंग के बेटे थे, ठीक है, तो उनसे रिलेटेड थे। और इसी में जो मालविका कौन थी, मालविका इसकी प्रेमिका होती थी, और अग्निमित्रम, ठीक है, अग्निमित्रम ये स्वयं था। तो मालविका जो है से ये प्रेम क्या करता था, तो उसी के ऊपर ये कालिदास ने रचना लिखी है। मालविका और अग्निमित्रम की ये लव स्टोरी है, एक नाटक के रूप में जो है महाकवि कालिदास ने ये नाटक लिखा है, मालविका अग्निमित्रम। तो अग्निमित्र शुंग है, इन्होंने बौद्ध धर्म का भी संरक्षण किया था। हालांकि जो इसके पिताजी थे पुष्यमित्र शुंग, उन्होंने बौद्ध धर्म का विनाशक भी कहा जाता है। लगभग 80,000 जो है बौद्ध स्तूप उनको नष्ट कर दिया था। लेकिन जो इनका जो बेटा है पुष्यमित्र शुंग का जो बेटा अग्निमित्र शुंग, इन्होंने बौद्ध धर्म को जो है संरक्षण दिया, ठीक है। और क्योंकि इसी के द्वारा जो है अशोक द्वारा निर्मित सांची का स्तूप, तो सांची का स्तूप आपका कहाँ पे पड़ता है, मध्य प्रदेश में पड़ता है। तो अशोक का जो सांची स्तूप जो है उसकी मरम्मत करवाया था, उसका जीर्णोद्धार करवाया था अग्निमित्र शुंग ने। तो इम्पोर्टेंट है भाई कि शुंग जो है वंश के शासक ने जो अशोक द्वारा निर्मित सांची स्तूप जो मध्य प्रदेश में पड़ता है उसका जीर्णोद्धार या मरम्मत करवाई थी, तो ये आपका अग्निमित्र शुंग है। अग्निमित्र शुंग के बाद शुंग वंश का जो अगला शासक कौन बनता है, भागभद्र। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, भागभद्र इसके बाद में जो है ये बनते हैं। भागभद्र के बारे में बात अगर हम यहाँ पे करें, इसी के शासनकाल में एक हिंद यूनानी जो है शासक इंडो ग्रीक रूलर होता है जिसका नाम क्या है, एंटियालकिटस। तो एंटियालकिटस जो कि आपका हिंद यूनानी एक शासक होता है, तो ये हिंद यूनानी शासक एंटियालकिटस ये एक राजदूत भेजते हैं हेलियोडोरस। तो हेलियोडोरस को कहाँ पे भेजते हैं, इस भागभद्र है इसके दरबार में भेजते हैं। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो भागभद्र के दरबार में कौन सा जो है इंडो ग्रीक आपका जो राजदूत आते हैं, तो इसका नाम है हेलियोडोरस। और इसको किसने भेजा था, तो इसको हिंद यूनानी शासक एंटियालकिटस ने भेजा था। और जो आपका ये हेलियोडोरस है ये भागवत धर्म को जो है इन्होंने फिर बाद में यहाँ पे अपनाया, ठीक है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो भागभद्र के ही शासनकाल में हेलियोडोरस जो है उसने भागवत धर्म जो है हमारा है उसको अपनाया था। और हेलियोडोरस द्वारा जो है विदिशा जो आपकी मध्य प्रदेश में पड़ती है में गरुड़ स्तंभ की स्थापना की थी। तो गरुड़ स्तंभ की स्थापना जो है किसने की थी, तो ये जो है हिंद यूनानी जो शासक या फिर राजदूत कहे हैं हेलियोडोरस, इसी के द्वारा विदिशा मध्य प्रदेश में गरुड़ स्तंभ की स्थापना की जाती है। तो इम्पोर्टेंट आपका ये क्वेश्चन बनता है। अब हम बात करें कि जो शुंग वंश का अंतिम शासक कौन है, तो देवभूति है शुंग वंश के अंतिम शासक माने जाते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है। शुंग वंश का अंतिम शासक जो है कौन था, तो ये देवभूति हैं, ओके। तो देवभूति के बारे में यहाँ पे डिस्कस करें तो इसी के जो है एक सचिव होते थे वासुदेव, उसी के द्वारा देवभूति की हत्या करवा दी जाती है। और फिर देवभूति है यहाँ पे वासुदेव है उसके द्वारा कण्व वंश की स्थापना की जाती है। तो देवभूति का ही सचिव होता है वासुदेव। तो वासुदेव ने देवभूति की हत्या कर दी और उन्होंने कण्व वंश की स्थापना की। अगला जो वंश हम पढ़ेंगे शुंग वंश के बाद में हमारा आएगा कण्व वंश। जैसा कि आप जानते हैं इसके संस्थापक कौन है, वासुदेव। और वासुदेव है इसने किसकी हत्या करके जो है कण्व वंश की स्थापना की, तो देवभूति की हत्या करके जो है इन्होंने कण्व वंश की स्थापना की। जैसा आप जानते हैं कि भाई 185 से 72 BC जो है तक आपका शुंग वंश चलता है, और 72 BC से लेकर फिर 28 BC तक का जो टाइम पीरियड है वो कण्व वंश का है। इसके फाउंडर माने जाते हैं वासुदेव। वासुदेव के उत्तराधिकारी इसके 3 पुत्र होते हैं फिर बाद में, और फिर ये सभी एक एक करके सिंहासन पर बैठते हैं। वासुदेव के बाद में जो है इसके जो 3 पुत्र कौन कौन है, भूमिपुत्र कण्व, नारायण कण्व और सुशर्मा। तो ये सभी एक एक करके जो है सिंहासन पर बैठते हैं, कण्व वंश के जो है शासक बनते हैं। जो सुशर्मा होता है ये लास्ट रूलर अंतिम शासक था इस वंश का, ठीक है। तो वासुदेव के ही जो ये पुत्र थे भूमिपुत्र कण्व, नारायण जो है कण्व और सुशर्मा जो है इस वंश के अंतिम शासक माने जाते हैं। कण्व वंश के अंतिम शासक कौन थे, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे सुशर्मा जो है एक कमज़ोर जो है शासक साबित हुआ यहाँ पे, और इसी की कमी का फ़ायदा उठाया महाराष्ट्र में जो शासन कर रहे कुछ शासकों ने। और उस टाइम जो है मौर्य काल से ही, मतलब जब मौर्य काल था उसी टाइम से ही जो महाराष्ट्र में चल रहा था सातवाहन शासकों का रूल, ठीक है। तो महाराष्ट्र में मौर्य काल से ही सातवाहन शासक हैं वो रूल क्या करते थे, शासन क्या करते थे। तो इन्हीं सातवाहन शासकों में एक राजा होता था सिमुक, उसी के द्वारा इस सुशर्मा की हत्या करके मगध पर अधिकार कर लिया गया था, ठीक है। क्योंकि सुशर्मा है ये कण्व वंश का एक कमज़ोर जो है शासक साबित हुआ, और इसकी कमी का फ़ायदा जो है उठाया महाराष्ट्र में सातवाहन शासक जो है के राजाओं ने, ठीक है। और फिर इस सुशर्मा की जो हत्या किसके द्वारा की गई, सातवाहन शासक ये होता था एक सिमुक। तो सिमुक के द्वारा सुशर्मा की हत्या कर दी जाती है,
और मगध पर अधिकार कर लिया जाता है। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट यहाँ पे हम वंश पढ़ेंगे सातवाहन वंश, ठीक है। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट आपका आता है आंध्र सातवाहन वंश, ये आपका चलता है 28 BC से 3rd सेंचुरी तक ये आपका चलता है, ठीक है। तो आंध्र सातवंश का टाइम पीरियड 28 BC से 3rd सेंचुरी। आंध्र सातवाहन राजवंश जो है इसकी राजधानी इन्होंने जो है महाराष्ट्र में प्रतिष्ठान को बनाई। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आंध्र सातवाहन राजवंश की जो राजधानी क्या है महाराष्ट्र में जो प्रतिष्ठान। और आंध्र सातवाहन वंश के संस्थापक जो है फाउंडर किसे माना जाते हैं, सिमुक। तो सिमुक ने जो है किसकी हत्या की, सुशर्मा की हत्या की। सुशर्मा कौन था, सुशर्मा आपका ये कर्ण वंश का अंतिम जो है शासक माना जाता है, ठीक है। और इसी की हत्या करके सिमुक ने आंध्र सातवाहन वंश की स्थापना कर दी। इस वंश का प्रथम महान शासक की बात करें भाई, सातवाहन वंश है, इसका प्रथम महान शासक है सातकर्णी, ठीक है। सातवाहन से मतलब यहाँ पे सातकर्णी प्रथम, यही जो है प्रथम महान शासक थे। हालांकि सुमुक है उन्होंने आंध्र सातवाहन वंश की स्थापना की, लेकिन जो है महान शासकों की बात करें तो पहला महान शासक इस वंश में हुआ सातकर्णी प्रथम। सातकर्णी जो प्रथम जब शासक बना तो इसने अपनी राजधानी जो है प्रतिष्ठान से अमरावती में जो है ट्रांसफ़र कर दी, ठीक है। तो सातकर्णी प्रथम की जो राजधानी पहले जो है इन सातवाहन जो वंश की जो राजधानी क्या थी, प्रतिष्ठान, लेकिन जो सातकर्णी प्रथम ने अपनी राजधानी क्या बनाई, अमरावती बनाई, ठीक है। तो आंध्र सातवाहन वंश है, इस वंश का द्वितीय जो महान शासक की बात करें तो प्रथम महान शासक हमने यहाँ पे डिस्कस किया, कौन था आपका सातकर्णी प्रथम। लेकिन दूसरा महान शासक की बात करें आंध्र सातवाहन वंश का तो वो हाल था। हाल जो है इन्होंने एक प्रसिद्ध पुस्तक लिखी जिसका नाम था गाथा सप्तशती। तो गाथा सप्तशती जो है इसकी लेकिन आंध्र सातवाहन वंश जो है इसका अगर हम सबसे महानतम शासक की बात करें तो वो आपका होते हैं गौतमीपुत्र सातकर्णी। तो इस वंश का महानतम शासक कौन था, गौतमीपुत्र सातकर्णी, ठीक है। और ये 23वां शासक था आंध्र सातवाहन वंश में। तो जितने भी जो है आंध्र सातवाहन वंश में जो शासक या राजा बने थे उनमें जो 23वीं जो है ये सबसे महान जो है शासक माने जाते हैं आंध्र सातवाहन वंश के, गौतमीपुत्र सातकर्णी। और ये जो 106 से लेकर 130 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया था। सबसे इम्पोर्टेंट बात अगर यहाँ पे करें, आंध्र सातवाहन वंश है इन्होंने जो है चलाए थे शीशे के सिक्के। तो भारत के इतिहास में एकमात्र जो है शीशे के सिक्के चलाने वाले जो शासक वो कौन थे, आंध्र सातवाहन वंश के ही शासक वे हैं। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो शीशे के सिक्के जो है किसने चलाए थे, शीशे के सिक्के चलाए थे आंध्र सातवाहन शासक को ने, ठीक है। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट जो यहाँ पे ब्राह्मणों को भूमि दान करने की जो शुरुआत है वो किसने की थी, सातवाहन वंश के शासकों ने ही की थी। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका ये, सातवाहन वंश के जो शासकों द्वारा ही अपने नाम से पहले अपनी माता जी का नाम लगाने की प्रथा जो है शुरू की थी। तो सातवाहन वंश के शासकों द्वारा अपने नाम से पहले अपनी माता का नाम लगाने की प्रथा इन्होंने शुरू की, ठीक है। जैसे इसमें गौतमीपुत्र सातकर्णी जो है, तो इसमें सातकर्णी गौतमी जो है इसकी माता का नाम है, तो माँ का नाम जो पहले उसके बाद में इनका नाम था, ठीक है। तो अपना माँ का नाम जो है अपने नाम से पहले ये लगाते थे, ये प्रथा शुरू की इस वंश के शासकों ने। इस वंश का जो अंतिम जो है महान शासक की बात करें तो अंतिम महान शासक जो है 24वें हुए हैं जिसका नाम है वशिष्ठिपुत्र पुलमावी, ठीक है। तो इसका नाम क्या है, वशिष्ठिपुत्र पुलमावी। और ये कौन था, गौतमीपुत्र जो सातकर्णी है जो 23वें महानतम जो शासक थे इस वंश के, उसी के ही बेटे जो है ये दूसरे महान शासक बनते हैं इस वंश के, वशिष्ठिपुत्र पुलमावी, ठीक है। तो वशिष्ठिपुत्र जो पुलमावी जो है ये 24वें शासक थे इस वंश के और दूसरे महान जो है महानतम शासक थे। इसी को जो है प्रथम आंध्र सम्राट कहा जाता है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहला आंध्र सम्राट किसे कहा जाता है आंध्र सातवाहन वंश में, तो इसको कहा जाता है वशिष्ठिपुत्र पुलमावी। क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसी के द्वारा जो दक्षिण भारत में आक्रमण करके आंध्र क्षेत्र पर अधिकार किया गया था और इस वंश को कहा जाने लगा था आंध्र सातवाहन वंश। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो प्रथम आंध्र सम्राट किसे कहा जाता है, वशिष्ठिपुत्र पुलमावी, क्योंकि इन्होंने आंध्र क्षेत्र पर अधिकार किया और उसके बाद से ही फिर जो है सातवाहन वंश है उसको क्या कहा जाने लगा, आंध्र सातवाहन वंश कहा जाने लगा। तो ये हमने सातवाहन वंश भी जो पूरा पढ़ लिया है। लेकिन अगर हम सातवाहन वंश है उसका अंतिम शासक की बात करें तो पुलमावी तृतीय जो है ये आपके अंतिम शासक हैं सातवाहन वंश के। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन भी, सातवाहन वंश के अंतिम शासक कौन हुए हैं, पुलमावी तृतीय, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम मौर्योत्तर काल है, उस मौर्योत्तर जो काल है उसमें विदेशी आक्रमण हुए, विदेशों के द्वारा जो है बहुत सारे विदेशी हैं उन्होंने आक्रमण किया मौर्योत्तर काल में। तो इसको जो है हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो आज की क्लास को हम यहीं पे विराम देते हैं, तब तक के लिए जो है हम नेक्स्ट क्लास में हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे, मौर्योत्तर काल में विदेशी आक्रमण। ओके,
तो आप सभी जो है इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना ताकि आपको अपडेट्स हैं वो टाइम टू टाइम मिलती रहें। ठीक है, जीके की क्लासेस आ रहे हैं कुछ ही दिनों में, बहुत जल्द है आपकी मैथ, रीजनिंग और इंग्लिश की क्लासेस भी आपकी टाइम टू टाइम आती रहेंगी। तो एकमात्र जो चैनल है यूट्यूब, यहाँ पे आप बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट प्रिपरेशन कर सकते हैं, बिल्कुल जीरो टू हीरो जो है लेवल का यहाँ पे आपको कंटेंट मिलेगा। ठीक है, तो बिल्कुल जो है फ्री माइंड से आप यहाँ पे तैयारी कर सकते हैं। ओके, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।